मैं हमेशा से ही जानता था कि यह दुनिया कितनी खतरनाक है। मेरे बचपन में मेरी मॉम जो बहुत डरती थी, वो मुझे लेकर बहुत सावधान रहती थी। यहाँ तक कि अगर मुझसे पूछा जाए तो वो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा ही चिंता करती थी। लेकिन जब से मैं 2 जुड़वा लड़कियों इवा और एला का डैड बना हूँ, मैं अपनी मॉम को बेहतर समझने लगा हूँ। बाहर हम हमेशा ही खतरे में रहते हैं। आप नहीं जानते कि किस तरह के पागल लोग आपके बच्चों को या आपके पार्टनर को या फिर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोग आपके घर के दरवाजे तक भी आ सकते हैं? वो रविवार का दिन था जब ये हुआ। मेरा परिवार और मैं, हम सब घर पर ही थे। मेरी पत्नी और मैंने मिलकर जो खाना बनाया था, हम उसका मजा ले रहे थे। डैडी। हाँ बेटे। क्या मैं और एला खाना खत्म करने के बाद पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने जाएं? हमने इस बारे में गर्ल्स, हमने पहले ही तय किया है कि हम आज घर पर ही रहेंगे। कल का दिन बहुत ही थका देने वाला था। क्या तुम घर पर रहकर आराम नहीं करना चाहते? लेकिन मम्मी। तुम्हारी मॉम सही कह रही हैं। क्या तुम कल अपने कजन्स के साथ जी भरकर खेले नहीं हो? क्या हम अकेले जा सकते हैं? उसके सवाल का जवाब फौरन मेरे दिमाग में आ गया। हमारी बेटियां सिर्फ 6 साल की थी, इसलिए अकेले जाने के लिए वो अभी छोटी थी। नहीं बेटे, मुझे माफ करना। लेकिन डैडी। आज तुम्हें घर पर ही रहना होगा। इसके बाद हमने अपना खाना फिर से खाना शुरू कर दिया। हालांकि हमारी बेटियां इस बात से परेशान थी। मैं अपनी पत्नी से काम के सिलसिले में बात करने लगा कि तभी एक आवाज हुई। हमारे घर के दरवाजे पर कोई खटखटा रहा था। मुझे लगा कि आज हमारे घर पर कोई नहीं आने वाला। मुझे नहीं, हो सकता है कि कोई पड़ोसी हो। मैं देखता हूं। मैं उठा और डाइनिंग रूम से निकलकर घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। इससे पहले कि मैं यहां तक पहुंच पाता, उस आदमी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। Hey, just wondered if you guys saw a lost puppy. He's a pit bull, blue nose. I believe he came in your yard, but I don't want to look without your permission. Hey, you at the wrong house, dog. मैं उस आदमी को बड़ा ही ध्यान से जाते हुए देखने लगा, जबकि उसके पहने हुए बैंडाना, चश्मे और टोपी की वजह से मुझे उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी मैं इतना तो समझ गया था कि वो हमारे पड़ोस का आदमी नहीं था। तो फिर क्यों कोई अपने डॉग को यहाँ घुमाने लाएगा और फिर उसे खो देगा? वो हालात बहुत ही अजीब था। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे इस बात की चिंता थी कि उसने खुद को इस तरह कवर क्यों किया हुआ है। खैर, अब वो जा चुका था, इसलिए मैं चैन की सांस ले सकता था। मुझे लगता है कि शायद जब मैं डाइनिंग रूम में वापस आया तो मेरे चेहरे पर अभी भी चिंता का भाव था, जिसकी वजह से एमिली, जो हमारी बेटियों की बातें सुनकर हंस रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान भी ढल गई जैसे ही उसने मुझे आते हुए देखा। उसे वहां से उठकर मेरी तरफ आने में ज्यादा समय नहीं लगा। मम्मी। जब वो मेरी तरफ आई, उसने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे बच्चों से दूर ले गई। क्या हुआ? तुम ठीक हो जान? कौन था? एक आदमी। एक आदमी? कौन? मैं नहीं जानता। वो कोई पड़ोसी नहीं था। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया। उसने बैंडाना, चश्मे और टोपी ये सब पहना हुआ था। क्या? ओह माय गॉड! उसने तुमसे क्या कहा? उसके किसी खोए हुए पपी के बारे में। उसने उसे हमारे गार्डन में घूमते हुए देखा। वो चाहता था कि मैं उसे यहाँ चेक करने की इजाजत दे दूं। मुझे समझ नहीं आया कि उसे हम किस तरह के लोग लगते हैं, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूं। क्या वो चला गया? क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? हाँ जान, अब वो जा चुका है। क्योंकि मैं देख चुका था कि मेरी बीवी को एंजाइटी अटैक पड़ने ही वाला है, इसलिए मैंने उसे कुछ सेकंड्स के लिए गले लगाकर रखा। जब हम अलग हुए तो उसने कहा, अब मुझे और भूख नहीं है, मैं सब साफ कर देती हूँ। हम एक साथ डाइनिंग रूम में लौटे, जहां हमारी बेटियां बैठकर खाना खा रही थी और हंसी मजाक कर रही थी। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ था। मुझे देखकर एवा ने चिल्लाकर कहा, डैडी, क्या हम जाकर खेल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मेरी परियों, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना खाना खत्म करना होगा। पक्का डैडी। अपनी बेटियों को इतना खुशहाल देखकर मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान मानता हूँ, लेकिन वो खुशहाली उस आदमी को याद करते ही कहीं खो गई। मैंने उसके बारे में सोचना बंद करने की कोशिश की और किचन के अंदर जाने लगा। मैंने देखा कि मेरी बीवी के हाथ बर्तन धोते हुए कांप रहे थे। यहाँ तक कि एक बार को कांच का ग्लास उसके हाथ से छूट गया और नीचे जमीन पर गिरने की वजह से टूट गया। चान, मैं ये सब देख लूंगा, तुम जाकर आराम करो। मैं बर्तन धोने लगा, लेकिन मुझे इसके बीच एक आहट सुनाई थी। वो एक स्लाइडिंग दरवाजे की थी। ये दरवाजा हमारे घर के गार्डन की तरफ जाने के लिए खुलता है। मैं फौरन उस तरफ भागा, लेकिन किस्मती से दरवाजा सिर्फ मेरी बेटियों ने ही खोला था, जो वहीं थी। क्या हुआ डैडी? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं कि तुम बाहर नहीं जा सकते? लेकिन आप तो हमें गार्डन में खेलने देते हैं। लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम गार्डन में खेलने वाली हो। घर के अंदर जाओ।
दोनों ने वही किया जैसे मैंने उनसे कहा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। मुझे अपनी बेटियों पर चिल्लाना पसंद नहीं, लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं लंबी सांसें लेने लगा ताकि मैं खुद को शांत कर सकूं, और तभी मुझे झाड़ियों के पीछे से पत्तों से सरकने की आवाज आने लगी। चिंता में मैं उसकी तरफ बढ़ा और तब जाकर मैंने उसे देखा। वहां जमीन पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था। वो मेरी बेटियों से बस कुछ ही साल बड़ा होगा। वो गंदा हो चुका था, उसके चेहरे पर जगह जगह चोट लगी हुई थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी समय से कुछ खाया ना हो। वो सोया नहीं था। मैं बहुत हैरान था, लेकिन मैं इतना तो समझ गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि उसके चेहरे पर डर था। इससे पहले मैं कुछ कह पाता, उसने अपनी उंगली अपने होठों पर लगाई और मुझे चुप रहने का इशारा किया। क्या संयोग है? मैंने अपने पीछे से एक आवाज आती हुई सुनी, इसलिए मैं बिना झचके पीछे मुड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा जब मैंने उस आदमी को देखा। मुझे फौरन उस लड़के के लिए बुरा एहसास होने लगा। तुम क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहां से। तुमने मुझे कोई चारा ही नहीं दिया। मुझे अपने खोए हुए पपी को ढूंढने आना ही पड़ा। यहां कोई पपी नहीं है, निकल जाओ यहां से। मुझसे झूठ मत बोलो दोस्त, वो यही है तुम्हारे साथ। इधर आओ पपी। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और रोने लगा। फिर उसने अपना सर हिलाकर मना किया। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है बेवकूफ? मैंने कहा अभी के अभी आओ। अगर तुमने उसके करीब जाने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तुम ऐसी हिम्मत भी नहीं कर सकते डरपोक। अचानक उस आदमी ने अपने पैंट्स की एक जेब से बंदूक निकाली और उसे मेरी तरफ कर दिया। उस पल में मैं हैरान हो गया। मुझे एहसास होने लगा कि किस तरह मेरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। मेरा पपी मुझे वापस कर दो, वरना तुम्हारी मौत पक्की। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं यहीं खड़ा रहा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त हमारे एरिया में पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देने लगा, जिसकी वजह से वो आदमी डर गया और वहां से भाग गया। ऐसा कहा गया था कि वो आदमी पड़ोस के बाकी घरों में भी गया था, जिस वजह से एक पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया था। मैं फौरन उस लड़के को पुलिस के पास ले गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। हमें बाद में पता चला कि वो बच्चा मिसिंग लिस्ट में था, क्योंकि उसे इस आदमी ने कुछ दिन पहले अगवा कर लिया था। जब इस बच्चे को मौका मिला तो वो इस आदमी को पीछे छुड़ाकर भाग गया और हमारे घर के गार्डन में आकर छुप गया। पुलिस अभी भी उस आदमी की तलाश कर रही है। इस बीच मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, बस मैं अपनी बेटियों की चिंता ही कर सकता हूँ। हालांकि मुझे अब तक याद है कि किस तरह वो आदमी उस बच्चे को पपी कहकर बुला रहा था। मैं मिनेसोटा के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। मेरे डैड एक फैक्ट्री में काम करते हैं और काम के सिलसिले में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अक्सर घर पर हमारे साथ नहीं रह पाते। मेरी मॉम पास की बेकरी में काम करती हैं, इसलिए मुझे भी घर पर अकेले रहने की आदत है। एक दोपहर की बात है, जब मैं घर आया तो मैंने फ्रीजर से एक बड़ा आइसक्रीम का टब निकाला और हमेशा की तरह टीवी के आगे उसे लेकर बैठ गया। 10 मिनट तक टीवी में कुछ देखने के लिए ढूंढने के बाद भी जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो अचानक मेरा ध्यान एक आवाज की तरफ गया। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, इसलिए मैं नहीं उठा और टीवी देखता रहा। लेकिन मैंने वो खटखटाहट फिर सुनी। कोई बहुत धीरे धीरे हमारे दरवाजे पर खटखट कर रहा था, जैसे कि ठक ठक ठक। उस आवाज को बहुत ही खौफनाक तरीके से काफी लंबा खींचा गया था। क्योंकि मेरे डैड अक्सर बाहर रहते थे, इसलिए मेरी मॉम ने उनसे कहकर दरवाजे पर डोरबेल कैमरा लगवाया हुआ था, और शुक्र है कि उन्होंने ऐसा किया था। मुझे बहुत ही सख्ती से मना किया गया था कि बिना कैमरा में देखे कभी किसी के लिए दरवाजा नहीं खोलना है। इसलिए मैं उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैंने पूछा, कौन है? खोलो। मैं बिल्कुल भी इस तरह की डरावनी आवाज सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ सेकंड्स तक मैं एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल पाया। और फिर एक बार वो आवाज आई, मुझे इंतजार मत करवाओ, खोलो दरवाजा। अपने कांपते हाथों के साथ मैंने दरवाजे पर लगे कैमरे की स्क्रीन चलाई और जैसे ही सामने रिकॉर्डिंग चलने लगी, मुझे तो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया हो। एक आदमी माइकल मायर्स जैसे कपड़े पहने हुए दरवाजे पर खड़ा था। उसने जो मास्क पहना हुआ था वो मूवी वाला मास्क से भी ज्यादा खराब हालत में था। अब मैं हूँ 13 साल का पतला दुबला छोटे कद का लड़का, और दूसरी तरफ वो आदमी देखने में काफी लंबा चौड़ा लग रहा था। वो अपना चेहरा कैमरे के नजदीक लगाकर चिल्लाने लगा,
क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे कितनी बार तुमसे कहना पड़ेगा दरवाजा खोलने के लिए? दरवाजा खोलो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं बस अंदर आना चाहता हूं। मैं पहले भी यहां आ चुका हूं, इसलिए मेरे लिए दरवाजा खोलो। देखो, जाहिर सी बात है कि तुम किसी गलत घर के दरवाजे पर खड़े हो, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर दूंगा। इस टाइम तक मैं डर के मारे पसीना पसीना हो चुका था। मेरी सांसें चढ़ने लगी और मैं बस भगवान से दुआ करने लगा कि वो आदमी यहाँ से चला जाए। पुलिस की बात सुनकर उसने अपना हाथ उठाया जिसमें एक बड़ा चाकू था और फिर गुस्से में जोर जोर से दरवाजे पर अपने हाथ और पैर से मारने लगा। फिर उसने कुछ कदम पीछे लिए और कहा, मैं वापस आऊंगा। और फिर वहां से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगने लगा, मैं डर गया था। मैंने फौरन अपनी मॉम को फोन किया और उन्हें इस आदमी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ये कहते हुए शांत किया कि शायद कोई तुम्हारे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि जल्द ही हैलोवीन आने वाला है। लेकिन मैं जानता था कि वो आदमी मजाक नहीं कर रहा था। उसकी आवाज और बातें मजाक की तरह नहीं लग रही थी। मैंने अपनी मॉम से उस दिन घर जल्दी आने की जिद की और वो आ भी गई। लेकिन वो पूरी शाम उन्होंने मुझे ये समझाने में निकाल दी कि कैसे वो सिर्फ एक मजाक था और उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हमने रात का खाना खाया और सोने चले गए। मैं जितना भी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। शायद रात के करीब 2 बजे थे। उस टाइम तक मेरी आंख लग चुकी थी और मुझे अपने कमरे में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने अपनी नींद से भरी आंखें खोली, मेरी जान हलक तक आ गई। मेरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और माइकल मायर्स मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें मेरी ओर गड़ी हुई थी और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था, जिसकी वजह से उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक एक जंगली भेड़िए की तरह। लेकिन उसके हाथ से चाकू गायब था और तभी मुझे अपनी मॉम का ख्याल आने लगा और मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, कैसे? तुम अंदर कैसे आए? क्योंकि उसने दरवाजा खोल दिया। क्या? मॉम मॉम मॉम! मैं अपने बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी मॉम को आवाज लगाने लगा। मैं बस रोने ही वाला था कि बाहर से तेज बिजली की आवाज आने लगी और कुछ सेकंड्स के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो आदमी मेरे सामने नहीं था। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था और सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जैसे वो आदमी वहां कभी आया ही ना हो। खुद को शांत करने के बाद मैं धीरे से बिस्तर से उतरा और दबे पांव के साथ चलने लगा। घर का मेन डोर बंद था और घर के अंदर कोई नहीं था। मैंने अपनी मॉम के कमरे में झांक कर देखा, वो बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। ये सोचकर कि शायद मैं कोई सपना देख रहा होऊंगा और खुद को इस वहम का जिम्मेदार मानते हुए मैं अपने कमरे में वापस चला गया। अगली सुबह मैंने अपनी मॉम से कुछ नहीं कहा। मैं अपने स्कूल चला गया और मेरी मॉम अपने काम पर। स्कूल में भी मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरा बेस्ट फ्रेंड मैट भी स्कूल नहीं आया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आधी छुट्टी के बाद जल्दी घर वापस चला जाऊंगा। मैं अपना ध्यान उन सब बातों से हटाना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं घर जाकर थोड़ी देर वीडियो गेम्स खेलूंगा और सोऊंगा। लेकिन जब मैं आधी छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो चीजें बहुत अलग थी। मैंने पैदान के नीचे रखी चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमारा सारा सामान तितर बितर हो चुका था, जैसे कि वहां कोई तूफान आया हो, और किचन से बर्तनों की आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी। डर के मारे मेरा खून 3 गुना ज्यादा तेजी से दौड़ने लगा। मैंने अपने हाथ में बेसबॉल का बैट ले लिया और किचन की तरफ जाने लगा। जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। किचन का नलका चल रहा था और माइकल मायर्स के कपड़े पहने एक आदमी नलके की तरफ देखते हुए खड़ा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वो किचन की ड्रॉअर चेक कर रहा था, शायद वो कुछ ढूंढ रहा था। अचानक वो घूमा और हमारी आंखें मिली। वो एकदम शांत खड़ा था और फिर उसने शैतानों जैसी आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो कि उसने चाकू कहाँ रखा है? क्या? तुम ये कैसे? ये कोई सपना नहीं है। ओह माय गॉड, पिछली रात तुम वाकई यहाँ थे। मेरा सर भारी होने लगा। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे लगा कि मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगा, और तभी मैंने अपनी मॉम को अजीब आवाज निकालते हुए सुना, ओह माइकल, मैं तैयार हूँ। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया और अपनी मॉम को वहां से शादी के जोड़े में उतरते हुए देखा। उन्होंने अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाया हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें बदली बदली सी लग रही थी, जिसकी वजह से मुझे उनसे डर लगने लगा था। मॉम,
जैसे ही मैंने उन्हें पुकारा वो रुक गई। जाहिर सी बात है कि वो इस समय मेरे घर पर होने की उम्मीद नहीं कर रही थी। मुझे सीढ़ियों के नीचे खड़ा देख उनका चेहरा फीका पड़ गया। लड़खड़ाती हुई आवाज में उन्होंने कहा, जेरेमी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, क्या आप जानती हैं इसे? देखो जेरेमी, ऐसा कुछ नहीं है। जब तुम्हारे डैड घर पर नहीं होते तो माइकल और मुझे एक साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, वरना मुझे बहुत अकेला महसूस होता है। तुम समझ रहे हो ना? मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मेरी मॉम का इस पागल के साथ चक्कर चल रहा है। अब मुझसे यह और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो आदमी भी अब किचन से बाहर आ चुका था और मेरी मॉम सीढ़ियों से नीचे। मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, कौन है ये आदमी और इसने माइकल मायर्स के जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? बेटे, तुम जानते हो ना कि किस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें पसंद हैं। ओह माय गॉड, क्या ये किसी तरह की कोई घटिया फैंटेसी है जो आप दोनों खेल रहे हो? ये सोचना भी कितना घटिया लगता है। मैं उनके जवाब के लिए नहीं रुका। मैं जितना तेज हो सकता था भाग गया और मैंने पीछे से अपनी मॉम को चिल्लाते हुए सुना, नहीं, ऐसा नहीं है जो तुम सोच रहे हो। प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब 2 दिन हो गए हैं जब से मैं इस टनल के नीचे छुपा हूं, ठीक रेल रोड के पास। मैं पुलिस की गाड़ी को हर 12 घंटे में यहाँ चक्कर लगाते हुए सुनता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी मॉम ने पुलिस को मुझे ढूंढने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि क्या उन्होंने अपने पागल आशिक के बारे में पुलिस को बताया है या नहीं। मुझे यकीन है कि उन्होंने नहीं बताया होगा। मैं कल अपने डैड के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। उनका ट्रक इसी जगह से गुजरेगा और जैसे ही मैं उन्हें देखूंगा मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा और तब तक मैं इसी तरह यहाँ छुपा रहूंगा। मैं अपनी मॉम पर विश्वास नहीं करता और मुझे उस आदमी पर भी विश्वास नहीं है जो माइकल मायर्स का मुखौटा पहनकर घूमता है। मेरा नाम एलन है। मैं अपनी बेटी सूसी, जो सिर्फ 9 साल की है, उसके साथ शहर से बाहर एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। आमतौर पर ये एक बहुत ही शांत जगह है। हम अपने सभी पड़ोसियों को जानते हैं और जब कोई भी नया इंसान यहाँ रहने आता है तो हमें पता चलता है कि वो यहाँ का नहीं है। ये जगह इतनी सुरक्षित है कि हम अक्सर अपनी गाड़ियां बिना बंद किए छोड़ देते हैं और हमारी बाइक भी बाहर ही रहती है। हमें यहाँ इतना सुरक्षित लगता है कि हमारे पड़ोसी तो अपने घर का दरवाजा तक बंद नहीं करते, ये जानकर कि यहाँ कोई नहीं आएगा। इतनी मन की शांति के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। उस रात सूजी पहले ही अपने कमरे में चली गई थी और मेरे ऊपर आने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं उसे सोने से पहले कोई कहानी सुना सकूं। जैसे ही मैं उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे दरवाजे पर एक बीप सुनाई दी। वो मेरे कैमरे का अलार्म था। कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। किस्मत से उस वक्त तक मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर चुका था। मुझे आदत तब से थी जब से मैं शहर में रहकर आ चुका था। मेरे पड़ोसी हमेशा मुझसे दरवाजा बंद रखने की इस आदत के बारे में पूछा करते थे और यहाँ तक कि मेरे दरवाजे पर लगे कैमरे के बारे में भी, लेकिन मैं उनसे इतना ही कहता था कि जल्द ही मेरी आदत छूट जाएगी। दरवाजे पर जो भी था उस पर पूरे विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा और बिना पूछे कि कौन है मैंने दरवाजा खोल दिया। मुझे काफी यकीन था कि कोई पड़ोसी ही होगा जिसने अपने घर की चाबी खो दी होगी और अब उसे किसी औजार की जरूरत होगी जिससे वो अपने घर का दरवाजा खोल सके। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक नौजवान वहां खड़ा था। वो लड़का कांप रहा था, लेकिन वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अलग अलग जगह देख रही थी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। वो गुस्से में भी नहीं लग रहा था। वो किसी पागल जानवर के जैसे लग रहा था जो किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। हेलो, हाय, आप कैसे हैं सर? कौन हो तुम? एरन रेनॉल्ड्स, मैं आपके पड़ोस में रहता हूं। बढ़िया, तुम्हें यहां से जाना होगा। बाहर निकलो, बाहर निकलो। आपके घर में पानी का बहाव कैसा है? क्या? पानी का बहाव कैसा है? कम ऑन, आखिर कहां जा रहे हो तुम? पानी का बहाव कैसा है आपके घर? निकलो यहां से। ये आखिर क्या था? मैंने अपने घर के दरवाजे पर लगे कैमरे में जब देखा तो वो लड़का अभी भी वहीं था। दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा था। वो दरवाजे को लात मारने या तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो बस उसे कुछ इस तरह खोलने की कोशिश कर रहा था जैसे कि वो लॉक हो।
मैंने पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन निकाला और जैसे ही मैंने वो नंबर डायल किया, मैंने अपने सर उठाकर एक बार फिर कैमरे की तरफ देखा तो वो लड़का जा चुका था। अगले कुछ दिनों तक मैंने पुलिस की गाड़ियों को बार बार हमारे पड़ोस में चक्कर लगाते हुए देखा। इससे शायद मुझे सुरक्षित महसूस होना चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग इस बात के लिए चलता रहा कि क्या अब तक वो लड़का पकड़ा नहीं गया है। मैं अपनी बेटी को इन हालातों में अकेले घर पर नहीं छोड़ सकता था, ये सुरक्षित नहीं था। एक पागल फरार था, इसलिए मैं अपनी बेटी को अपने साथ खरीदारी के लिए ले गया। एक दिन सूजी ने तैयार होने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगा दिया, इसलिए उसे जल्दी करने को कहने के लिए मैं ऊपर गया। सूजी जल्दी करो बेटा, हम लेट हो चुके हैं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और सामने देखा तो मेरे हाथ से चाबी गिर गई और मैं हैरान हो गया। सूजी बहुत ही मासूमियत के साथ बैठकर अपनी गाड़ी से खेल रही थी और उस रात घर में आया वो पागल लड़का उसके पीछे बैठा था और उसके बाल बना रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरी सांसें तेज हो गई और मुझे पसीना आने लगा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन मैं चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि ऐसा करने से सूजी डर जाती। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं यहाँ सूजी के बाल बना रहा हूँ जब तक वो अपने खिलौने से खेल रही है। तुम पानी का प्रेशर भी चेक करने आए थे? हाँ, मैं वो भी देखने आया था। वो दिखने में ठीक उस दिन के जैसा लग रहा था। वो आदमी घबराते हुए कांप रहा था और जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसका पूरा ध्यान मेरी बेटी के बालों में कंघी करने में केंद्रित था। सूजी, बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहना एक बहुत ही गलत फैसला था। मैं देख सकता था कि किस तरह मेरी बात ने उस लड़के को गुस्सा दिला दिया। वो और भी ज्यादा कांपने लगा और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा। लेकिन उस आदमी के बर्ताव के ज्यादा अगर किसी चीज ने मुझे परेशान किया था तो वो था मेरी बेटी का जवाब। लेकिन डैडी, एरन कोई अजनबी नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो बेटे? वो हर रात हमारे साथ होता है। सोने के वक्त वो हमेशा हमारे हॉल में घूमता रहता है। मेरा खून खौलने लगा। तो मुझे सिर्फ इस घर से बाहर निकाल दोगे, है ना? एरन, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे सिर्फ बात करनी है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सिर्फ मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। अभी भी मेरी बेटी के बाल बनाते हुए वो आदमी गुस्से से लाल हो चुका था। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था जैसे कि पिंजरे में बंद कोई बंदर। उसके गंदे नाखून जमीन को घिसने लगे। उसकी शक भरी नजरें सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ थी। सर, मैं रूड नहीं होना चाहता, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ और जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं मतलबी हो जाता हूँ। आउच! धीरे एरन, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। ये बहुत ही नाजुक स्थिति थी। एक वजह जिसके कारण सूजी को एहसास नहीं था कि वो मुसीबत में है, वो ये था कि उस लड़के की तरफ उसकी पीठ थी। वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। वो बस बेकाबू होने की सीमा पर था। नहीं एरन, ऐसा नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलकर वाटर प्रेशर चेक कर लो। हो, लेकिन मैं पहले ही उसे चेक कर चुका हूं। खैर, मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर चेक कर सकता हूं। मेरे साथ आओ सूजी। मैं उसे ना कहने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये लड़का मेरी बेटी पर हमला कर सकता है और उसे नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैं चुप रहा। मैं उस लड़के के पीछे पीछे चलने लगा ताकि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं उस पर हमला कर सकूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। वो सूजी के बहुत करीब था। जब हम बेसमेंट तक पहुंचे तो मैंने दरवाजा खोला और वो आदमी खुश और विचलित हो गया। अब ये मेरा मौका था। मैंने उसे बेसमेंट में धक्का दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसे पूरी जान लगाते हुए बंद कर दिया। मदद करो, हमारे घर चोर घुस आया है, मदद करो। डैड, आपने उसे बंद कर दिया है। उसे जाने दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। जहां मेरी बेटी रो रही थी और मुझे धक्का दे रही थी, वहीं वो आदमी तेजी से उस दरवाजे को लात मार रहा था और अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और इन सब के बीच में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि शायद किसी को मेरी आवाज सुनाई दे जाए। मेरे पड़ोसियों के आगाह करने पर पुलिस फौरन वहां आ गई। उस लड़के का लात मारना और चिल्लाना बंद हो चुका था, लेकिन जैसे ही पुलिस बेसमेंट के अंदर गई, मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं क्या देखूंगा। पूरा बेसमेंट खाली था। ऊपर की खिड़की का कांच टूटा हुआ था और बेसमेंट में पड़े डब्बे सिर्फ ये दिखाते थे कि वो लड़का यहां से आया था, बल्कि ये भी बता रहे थे कि वो लड़का काफी दिनों से मेरे घर के बेसमेंट में रह भी रहा था। यहां तक कि वहां पर सोने के लिए उड़ने वाली चादर भी पड़ी हुई थी। पुलिस ने उस लड़के की तलाश पूरे कस्बे में शुरू कर दी। वो आदमी मेरी ही छत के नीचे रह रहा था, बेसमेंट में सो रहा था। आने वाले दिनों में मैंने उस खिड़की को सीमेंट से बंद करवा दिया और बेसमेंट को ताला लगवा दिया। पुलिस ने मुझे इसके बारे में किसी को भी बताने से मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया के सामने यह खबर आए और हमारे छोटे से शहर की बदनामी हो।
वो कभी उस लड़के को ढूंढ नहीं पाए और ऐसा माना जा रहा था कि वो अब इस जगह रहता ही नहीं था। लेकिन वो इस दिन के बाद से हमारे पड़ोस का कोई भी इंसान अपने घर के दरवाजे खुले नहीं छोड़ता।